भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। शुरू करते हैं। क्लास 1 यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू करते हैं। तो एसएससी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न निम्न टॉपिक से पूछे जाते हैं। संविधान के भाग 3, भाग 4, भाग 4A, भाग 5 और आर्टिकल 39 से 51 तक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाग 3 में फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है। भाग 4 में डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व इंपॉर्टेंट है। भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है और भाग 5 यानी राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे टॉपिक को मिलाकर लगभग 70% क्वेश्चन इतने पार्ट से पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सवाल है, दुनिया में पहली बार संविधान सभा का विचार किसने दिया? हेनरी मेनन ने। नेक्स्ट, भारत में पहली बार संविधान सभा का विचार दिया किसने? लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट, लाला लाजपत राय ने 1895 में एक बिल लाया, स्वराज विधेयक बिल। इस बिल में संविधान सभा की चर्चा की गई थी। नेक्स्ट, क्रिप्स मिशन अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया था? 1942 में। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत के संविधान को बनाने के लिए 1946 ईस्वी में कौन सा मिशन बनाया? कैबिनेट मिशन प्लान। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इंग्लैंड से 3 लोग आए थे। कौन कौन? पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टैनफोर्ड क्रिप्स। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट, भारत में पहली बार संविधान सभा का ऑफिशियल विचार किसने दिया? तो MN रॉय ने। नेक्स्ट, भारत का संविधान लिखा गया किसके द्वारा? प्रांतीय विधानसभा द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से। इसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति प्रतिनिधि बनेगा, ऐसा कहा गया। इस हिसाब से संविधान सभा में 389 सदस्य बने और 389 सदस्यों को 3 भागों में बांटा गया। यानी कि भारत का जो संविधान लिखा गया उसमें क्या क्या प्रोसेस फॉलो हुआ? पहले तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से संविधान को लिखा गया। इसके बाद 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति प्रतिनिधि बनेगा, ऐसा संविधान में लिखा गया। इस हिसाब से संविधान सभा में 389 सदस्य बने और 389 सदस्यों को 3 भाग में बांटा गया, जिसमें से 292 जो कि ब्रिटिश क्षेत्र के सदस्य थे और 93 जो कि देसी रियासत के सदस्य थे और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर थे। आगे देखते हैं। ब्रिटिश क्षेत्र में 292 सीट थे और ब्रिटिश क्षेत्र को 3 वर्गों में बांटा गया था, हिंदू, मुस्लिम और सिख। ब्रिटिश क्षेत्र में चुनाव का नियम बनाया गया, जिसमें से 292 में से 213 सीट पर हिंदू और 79 सीट पर मुस्लिम और 4 सीट पर सिख चुनाव लड़ सकते थे। नेक्स्ट, चीफ कमिश्नर में 4 सदस्य थे। चीफ कमिश्नर में 4 जगहों के चीफ कमिश्नर को शामिल किया गया। पहला अजमेर मारवाड़, 2 कुर्ग, 3 दिल्ली और चौथा ब्रिटिश बलूचिस्तान के चीफ कमिश्नर को शामिल किया गया। इस तरह से कुल 389 लोग को संविधान सभा के लिए चुना गया, संविधान सभा के लिए। नेक्स्ट, हिंदू सीट से 208 सदस्य कांग्रेस ने जीता। हिंदू सीट से 208 सदस्य ने कांग्रेस सीट जीता और मुस्लिम सीट से 73 सदस्य मुस्लिम लीग ने जीता। आगे देखते हैं। 389 लोगों को संविधान लिखने को कहा गया था। और संविधान सभा की पहली बैठक कब और कहाँ हुई? तो 9 दिसंबर 1940 ईस्वी को दिल्ली के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। नेक्स्ट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और सह अध्यक्ष HC मुखर्जी को बनाया गया। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया और सलाहकार के रूप में BN राव को चुना गया। नेक्स्ट, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया, लेकिन इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया। नेक्स्ट, BN राव जी ने संविधान सभा के सदस्यों को 2 समिति में बांट दिया, प्रक्रिया समिति और विषय समिति। विषय समिति के अंतर्गत 22 समिति बने, जिनका काम था विषय के बारे में बताना कि झंडा कैसा हो, संविधान कैसा हो इत्यादि। आगे देखते हैं। प्रक्रिया समिति का काम था उन विषयों पर विचार करना। BN राव जी ने संविधान को लिखने के लिए 60 देशों के संविधान का स्टडी किया और BN राव जी ने संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में 243 आर्टिकल, 13 अनुसूचियाँ होनी चाहिए। इस प्रथम प्रारूप पर विचार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई गई। इनके प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, एग्जाम्पल BL मित्र, DP खेतान और अन्य। परंतु BL मित्र ने रिज़ाइन दे दिया, तो उसके बदले माधव राव को बनाया गया और DP खेतान की डेथ हो गई, तो उसके बदले TT कृष्णामाचारी को बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्वी बंगाल से चुनाव लड़कर संविधान सभा के सदस्य बने, परंतु 1947 में देश का बंटवारा होने के कारण पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। आगे देखते हैं।
तो अम्बेडकर जी ने पूर्वी बंगाल से रिज़ाइन देकर पूना से चुनाव लड़े और संविधान सभा में शामिल हो गए। उस समय पूना विधानसभा से एम ए जयकर विधायक थे, पर उन्हें इस्तीफा दिलवाया गया ताकि अम्बेडकर जी चुनाव लड़ सकें। इसके बाद देश के बंटवारे के बाद संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो 14 अगस्त 1947 ईस्वी को। देश के बंटवारे के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई। अब अम्बेडकर जी ने कहा कि 8 अनुसूचियाँ रहेंगी और 315 अनुच्छेद रहेंगे। नेक्स्ट, अब अम्बेडकर जी के इस प्रारूप के ऊपर संविधान सभा की 3 डिस्कशन हुई, जिसे प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन कहा गया। प्रथम वाचन जो कि 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक रहा। नेक्स्ट, दूसरा वाचन यानी सेकेंड डिस्कशन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ, जो कि सबसे लंबा डिस्कशन माना जाता है। आगे देखते हैं। इसके बाद तृतीय वाचन, थर्ड डिस्कशन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। फाइनली 16 नवंबर 1949 ईस्वी को 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया। चूँकि 16 नवंबर को पहली बार संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था, इसलिए इस दिन को विधिक दिवस यानी लॉ डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, संविधान को बनाने में लगभग 12 बैठक और 3 डिस्कशन हुए। संविधान की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। यह संविधान सभा की आखिरी बैठक थी। इस बैठक में संविधान को कंप्लीटली लागू करने का निर्णय लिया गया। इस दिन ड्राफ्ट पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें से 8 महिलाएं थीं। फाइनली 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का कंप्लीट संविधान लागू कर दिया गया, जिसमें 22 भाग, 8 शेड्यूल और 395 आर्टिकल्स है। संविधान के प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट पर कुल 114 दिन बहस यानी डिस्कशन हुआ था और हमारा संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। आगे देखते हैं। अब आते हैं भाग 1 पर, यानी कि भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र तथा राज्यों का पुनर्गठन। भाग 1, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 है, यानी कि भाग 1 में 4 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। भाग 1 में भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। देश आज़ाद होने के बाद भारत में 562 रियासत हुआ करती थी। 559 रियासत ने एक्सेप्ट किया कि हम भारत के साथ रहेंगे, परंतु 3 ऐसी देशी रियासतें थीं जिन्होंने भारत से मिलने से इनकार कर दिया, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। तो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया, जूनागढ़ को बहुमत संग्रह द्वारा भारत में शामिल किया गया और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया। इस पुलिस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो का नाम दिया गया। नेक्स्ट, अम्बेडकर वर्सेस के.वी. कामत जी केस। तो भारत के नाम को लेकर 18 सितंबर 1949 ईस्वी में अम्बेडकर जी और कामत जी के बीच डिस्कशन हुआ था कि भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए, यानी कि भारत का नाम भारत रखा जाए या इंडिया रखा जाए। तो यह निर्णय लिया गया कि दोनों रखा जाएगा, इंडिया दैट इज़ भारत। आगे देखते हैं। तो इसकी चर्चा भाग 1 में की गई कि भारत और इंडिया दोनों नाम को रखना है। इसके बाद भाग 1 के अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है कि इंडिया जो कि भारत है यह राज्यों का संघ होगा, यानी इसमें कई राज्य होंगे। भाग 1 के अनुच्छेद 2 में हमें यह शक्ति मिली है कि भारत किसी नए क्षेत्र को अपने में शामिल कर सकता है या स्थापित कर सकता है और इस काम के लिए भारत सरकार नियम कानून भी बना सकती है। भाग 1 के अनुच्छेद 3 में यह लिखा है कि संसद साधारण बहुमत से पहला है नए राज्य का निर्माण कर सकता है, दूसरा नए राज्य का भारत में प्रवेश कर सकता है, साधारण बहुमत से किसी राज्य का सीमा परिवर्तन कर सकता है और फिर साधारण बहुमत से सीमा को बढ़ा या घटा भी सकता है और साधारण बहुमत से ही किसी राज्य का नाम परिवर्तन भी कर सकता है। भारत सरकार संपूर्ण देश या कोई एक क्षेत्र या किसी भाग को किसी विदेशी देश को नहीं दे सकती है। ऐसा करने के लिए भारत को पूरे संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। बेरुबाड़ी क्षेत्र। तो भारत ने एक बार 1960 में 7वां संविधान संशोधन के द्वारा पाकिस्तान को बेरुबाड़ी क्षेत्र दे दिया था। भारत के कई राज्य ऐसे थे जो कि चाहते थे कि उन्हें भाषा के आधार पर अलग राज्य दे दिया जाए। इसके लिए नेहरू जी ने एस्केदर समिति बनाई। इसको लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन कहा गया, यानी भाषाई प्रांत आयोग। एस्केदर की समिति ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकता। इसके बाद नेहरू जी ने एक समिति जेबीपी समिति बनाई। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पी सीतारमैया थे। तो 1 अप्रैल 1949 ईस्वी को इनकी रिपोर्ट आई। इसमें भी इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते। इसके बाद पोट्टी श्री रामुलु 1952 में लगातार 56 दिन तक अनशन पर बैठे थे ताकि तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए अलग राज्य बने,
परंतु 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाया गया। आगे देखते हैं। इसके बाद फजल अली समिति आयोग बनाई गई, जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी कहा गया। यह फजल अली समिति 1955 में बनाया गया। इसके 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पानीकर और हृदयनाथ कंजूरू। इस समिति को राज्य पुनर्गठन समिति भी कहते हैं। इसके बाद फजल अली समिति के आधार पर भारत को 14 राज्य और 5 यूटी में तोड़ा गया। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर अंग्रेजों के समय भारत के 3 बटे हुए राज्यों के नाम क्या थे 1912 में? तो बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जो कि अंग्रेजों ने भाषा के आधार पर बांट के रखा था। नेक्स्ट, आज़ाद भारत में भाषा के आधार पर बंटने वाला पहला राज्य कौन था आज़ाद भारत में? तो आंध्र प्रदेश, जो कि 1953 में बनाया गया। नेक्स्ट, 1954 में पौंडीचेरी को भारत में मिलाया गया। पौंडीचेरी के 3 क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं, यमन, कारिकल और माहे। इस पौंडीचेरी राज्य को हमने फ्रांस से लेकर अपना राज्य बनाया था। नेक्स्ट, 1961 में हमने गोवा, दमनदीव को पुर्तगाल, आगे देखते हैं, गोवा और दमनदीव को पुर्तगाल से लेकर भारत में मिलाया था। गोवा और दमनदीव को अपने कब्जे में करने के लिए हमने ऑपरेशन विजय चलाया था। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया था। इस संशोधन के लिए सिक्किम को भारत में सह राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया और इसके द्वारा सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया। पहले सह राज्य का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1975 में 36वां संविधान संशोधन से सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, भारत के 5 परिषद, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, और एक मध्य क्षेत्र परिषद। तो उत्तरी क्षेत्र परिषद, दक्षिणी क्षेत्र परिषद, पूर्वी क्षेत्र परिषद, पश्चिमी क्षेत्र परिषद और मध्य क्षेत्र परिषद। तो इन 5 परिषद का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जिसे गृह मंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त करे। यानी कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद हैं और इन 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जिसे गृह मंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त करे। और परंतु 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष, आगे देखते हैं, 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष, एक सेकंड, हाँ, 5 क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री हो, अर्थात कैबिनेट मिनिस्टर हो। नेक्स्ट, इन 5 क्षेत्रीय परिषद के वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकते हैं जो कि इन चारों क्षेत्रीय परिषद के किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर हो, यानी सीएम हो। यानी 5 क्षेत्रीय परिषद के वाइस प्रेसिडेंट इन उपाध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकते हैं जो कि इन 4 क्षेत्रीय परिषद के किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर हो, यानी सीएम हो। ओके, नेक्स्ट, भाषा आधारित राज्य गठन की मांग पर पुनर्विचार करने के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व किया गया था फजल अली के द्वारा। भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन के मुद्दे की जांच के लिए भारत में पहला आयोग 1948 में बनाया गया था, जिसका नेतृत्व किया था न्यायमूर्ति एस.के. धर ने। कौन सा निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं? तो त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं। 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पूरे देश को कितने राज्य और यूटी में विभाजित करता है? 14 राज्य और 6 यूटी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, आगे देखते हैं, राज्य का गठन किया जा सकता है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्य का गठन किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 3। नेक्स्ट, भारतीय संसद एक नया राज्य बना सकती है या उसका नाम और सीमाएं बदल सकती है साधारण बहुमत से। आगे देखते हैं, भाग 2 यानी कि नागरिकता। भाग 2 में नागरिकता, तो नागरिकता यानी सिटीजनशिप का जिक्र हमें भाग 2 में मिलता है, अनुच्छेद 5 से 11। तो नागरिकता का जो जिक्र है वो हमने पढ़ा अनुच्छेद 5 से 11 तक है और भाग 2 में। आगे, भारत में एकहरी नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, यह हमने इंग्लैंड देश से लेकर अपनाया है। नेक्स्ट, दोहरी नागरिकता का प्रावधान यूएसए में है और एक नागरिकता उस देश की होती है यूएसए में और दूसरी नागरिकता उस राज्य की जहाँ व्यक्ति रहता है। नागरिकता अधिनियम 1955 भाग 2 यानी कि अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता लेने के कई तरीके हैं। पहला, जन्म के आधार पर। यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद किंतु 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म लिया हो तो आप भारत के नागरिक हो।
यानी कि यदि आप 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में जन्म लिए हों या फिर 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्म लिए हों तो आप भारत के नागरिक हैं। एवं यदि 1 जुलाई 1987 या उसके बाद नागरिक संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के पहले भारत में जन्मा बच्चा भारतीय नागरिक होगा यदि उस दौरान उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। आगे देखते हैं। वंशानुगत के आधार पर 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे बच्चे जन्म के समय यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हों तो उसे वंशानुगत नागरिकता दी जाएगी। यानी कि 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच देश के बाहर जन्मे ऐसा बच्चा जिसके माता पिता उस समय यदि भारत के नागरिक हों तो उन्हें वंशानुगत के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। एवं 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद देश के बाहर जन्मे व्यक्ति को जन्म के समय यदि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो उस व्यक्ति को भी वंशानुगत के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। नेक्स्ट, पंजीकरण के आधार पर यदि कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक रहा हो तो वह नागरिकता आवेदन देकर पंजीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भारतीय नागरिक से विवाहित व्यक्ति जो नागरिकता आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष तक भारत में रहा हो उसे भी पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। भारत के नागरिकों के नाबालिग बच्चे भी पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकते हैं। नेक्स्ट, देशीकरण के आधार पर भी नागरिकता, आगे देखते हैं, नागरिकता दी जा सकती है यदि व्यक्ति देश में एक निश्चित अवधि तक निवास करे। व्यक्ति की देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिलेगी यदि वह किसी ऐसे देश का नागरिक ना हो जहां भारतीयों को देशीकरण के द्वारा नागरिकता ना मिलती हो। यदि व्यक्ति अन्य देश की नागरिकता त्याग कर भारत का नागरिकता ग्रहण करे तो उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। यदि व्यक्ति 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में से किसी एक का अच्छा ज्ञाता हो तो उसे देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। यदि व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो तो भी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है। यदि किसी विदेशी व्यक्ति पंजीकरण या देशीकरण के द्वारा भारत का नागरिकता ले लेता है तो अगले 5 साल के अंदर यदि कोई विदेशी देश उस व्यक्ति को 2 साल की सज़ा सुनाती है तो उस व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं। क्षेत्र सम्मिलित करने के आधार पर, चौथा, किसी नए क्षेत्र को भारतीय क्षेत्र में सम्मिलित करने पर वहाँ के नागरिकों को भारत की नागरिकता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। नागरिकता की समाप्ति, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। सरकार द्वारा नागरिकता वंचित करने पर आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा ना दिखाने पर आपको नागरिकता समाप्त की जा सकती है, आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। किसी भारतीय लड़की ने यदि विदेशी लड़के से शादी की तो लड़की की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 5, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 या उसके बाद यदि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हैं। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार, अर्थात ऐसे पाकिस्तानी नागरिक जो कि भारत आए हैं और नागरिकता लेकर रह रहे हैं तो उनके लिए नियम कानून अनुच्छेद 6 में लिखा गया है। एग्जाम्पल, अदनान सामी जो कि पाकिस्तानी सिंगर हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, अर्थात ऐसे भारतीय व्यक्ति जो पाकिस्तान गए हों और वहाँ नागरिकता लेकर रह रहे हों तो उनके लिए नियम कानून अनुच्छेद 7 में लिखा गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले ऐसे व्यक्ति जिनका उद्भव भारत में हुआ है या भारत में पले बढ़े हैं तो ऐसे व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार का नियम कानून अनुच्छेद 8 में लिखा गया है। अनुच्छेद 9 में यह लिखा गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी देश की नागरिकता अर्जित करता है तो उस व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। कदम मुजाहिर, भारत छोड़कर पाकिस्तान में नागरिकता लेकर रहने वाले व्यक्ति को पाकिस्तान में मुजाहिर कहा जाता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 10 में यह लिखा गया है कि नागरिकता प्राप्त लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। कोई भी बिना किसी कारण के किसी की नागरिकता छीन नहीं सकता है। नागरिकता कानून के आधार पर ही लोगों की नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 11 में यह लिखा गया है कि संसद ही नागरिकता संबंधी कानून बनाएगा। PIOS कार्ड और OCI कार्ड यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड, कुछ ऐसे भारतीय जो विदेश में जाकर बस गए हैं और वे बहुत पैसा कमाते हैं और वे भारत का नाम भी रोशन करते हैं परंतु वो विदेश में नागरिकता लेकर रह रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए PIOS और OCI कार्ड बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 2003, इस समिति के तहत भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान लाया गया यानी PIOS कार्ड और OCI कार्ड भी एक तरह का दोहरी नागरिकता का उदाहरण है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने 2003 में अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि कुछ सीमित अधिकारों के साथ कुछ खास लोगों के लिए दोहरी नागरिकता। आगे देखते हैं।
दोहरी नागरिकता का प्रावधान होना चाहिए। इससे भारत का कई फ़ायदा होगा और ऐसे लोगों को हम OCI या PIOS कार्ड दे देंगे। PIOS कार्ड, जिस व्यक्ति के पास PIOS कार्ड होगा वे भारत में बिना पासपोर्ट के आ या जा सकेंगे। नेक्स्ट, परंतु वह व्यक्ति भारत में वोट नहीं कर सकता, सरकारी नौकरी नहीं ले सकता है और भारत के किसी संवैधानिक पद को धारण नहीं कर सकता है। भारत ने 16 देशों को PIOS कार्ड दे रखा है। नोट, OCI कार्ड बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए नहीं है। आगे देखते हैं। आते हैं भाग 3 पर, यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के एक राजा का नाम सम्राट जॉन था। एक बार राजा की वहाँ के पादरी लोगों से कुछ अधिकारों को लेकर झगड़ा हो गया। तब 1215 ईस्वी में सम्राट जॉन ने इंग्लैंड की जनता को कुछ अधिकार दिए, जिस दस्तावेज में ये अधिकार लिखे गए थे उन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड कहा गया। 1789 में फ्रांस का राजा लुई 16वां था। यह भी जनता को कोई अधिकार नहीं देना चाहता था, परंतु आम जनता ने गुस्से में आकर लुई 16वां को चौराहे पर फांसी दे दी। इसके बाद वहाँ के लोकल गवर्नमेंट ने फ्रांस में मानव एवं नागरिक के अधिकार घोषणा पत्र, यानी कि द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, को जनता के मौलिक अधिकार के रूप में जारी किया। इसके बाद 1791 में अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को बिल ऑफ राइट्स के नाम से मौलिक अधिकार प्रदान किया। नेक्स्ट, 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने, आगे देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक या संविधान विधेयक की भी मांग अंग्रेजों से की थी। यानी कि 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने, आगे देखते हैं, 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज विधेयक या संविधान विधेयक की मांग अंग्रेजों से की। इसके बाद 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इस समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार की मांग की। 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से भारतीयों के लिए अंग्रेजों से मौलिक अधिकार की मांग की। इसके बाद संविधान सभा में भी मौलिक अधिकार को लेकर समितियां बनाई गई थी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर और दूसरा समिति मौलिक अधिकार के लिए। इन दोनों को लेकर एक समिति बनाई गई। इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। इस समिति के अंतर्गत एक और उप समिति बनी। आगे देखते हैं। इस उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी को बनाया गया था। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि मौलिक अधिकार का वर्णन करता है। भारत का मौलिक अधिकार अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। भारत के मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारत के मौलिक अधिकार को कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मील का पत्थर भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार 6 हैं, पहले 7 थे, अभी 6 हैं। पहला, अनुच्छेद 14 से 18 यानी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको हटाकर इसे 300A में रखा गया है। छठा, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। अनुच्छेद 301 यानी वाणिज्य या व्यापार का स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 326 मतदान का अधिकार। अनुच्छेद 31 को संविधान से हटा दिया गया, परंतु एक कानूनी अधिकार के रूप में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 12। तो इस अनुच्छेद में राज्य का डेफिनेशन दिया गया है। राज्य में निम्न लोग शामिल हैं: भारत सरकार, संसद, सरकार और राज्य के विधानमंडल, भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण जैसे नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट आदि। इन सभी को हम राज्य कहेंगे, जो कि हमें मौलिक अधिकार प्रदान करेंगे। अनुच्छेद 13 भारत में सभी विधानों की न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है। अनुच्छेद 13 हमारा 2 भागों में बटा हुआ है, 13 का 1 और 13 का 2। आगे देखते हैं।
13(1) को हम प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और संविधान पूर्व का नियम और 13(2) को हम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यानी संविधानोत्तर नियम कहते हैं। अनुच्छेद 13(1) यह कहता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले के सारे कानून को नहीं माना जाएगा, परंतु यदि कोई ऐसा केस आता है जो कि 26 जनवरी 1950 के पहले का हो तो उस केस का निपटारा पुराने कानून के हिसाब से ही किया जाएगा, परंतु 26 जनवरी 1950 के बाद के मामलों में पुराने कानूनों का कोई जिक्र नहीं होगा। अनुच्छेद 13(1) को हम आच्छादन का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स भी कहते हैं। अनुच्छेद 13(2) को हम संविधानोत्तर नियम पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या पृथक करणीयता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवर्निलिटी कहते हैं। अनुच्छेद 13(2) यह कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जितने भी कानून हैं सब मान्य हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है या संविधान में संशोधन करके ऐसा कुछ बनाया जाता है, आगे देखते हैं, ऐसा कुछ बनाया जाता है संशोधन करके जो संविधान के मूल भावना से अलग है तो भी हम उस नियम को शून्य मानेंगे, अर्थात हमारे संविधान के मूल भावना से अलग किसी कानून को ना मानने का हमारा अधिकार है और इस कानून का शिकायत हम न्यायालय में कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। पहला, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी इन फ्रंट ऑफ लॉ, विधि के समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अनुच्छेद 14 का 1 यह कहता है कि हमारे लिए भारत का कोई भी नागरिक हो वह कानून के समक्ष बराबर है। अनुच्छेद 14(1) को ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 14 का 2 यह कहता है कि कानून या विधि के आधार पर जो सुविधाएं लोगों को दी जाएंगी वो सभी के लिए बराबर होंगी। उदाहरण, जेल में सभी कैदियों के लिए बराबर सुविधा होगी, कोई भी वीआईपी गेस्ट नहीं होंगे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत के आधार पर भेदभाव नहीं। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत यानी कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों द्वारा दी गई कोई उपाधि मान्य नहीं होंगे। यदि किसी विदेशी सरकार द्वारा भारत के शिक्षक और सैनिक के अलावा किसी व्यक्ति को कोई उपाधि या अवार्ड मिलता है तो भारत सरकार के परमिशन के बाद ही व्यक्ति उस अवार्ड को ले सकेगा, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 19 का ए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी हमें सोशल मीडिया के द्वारा या किसी भी माध्यम से अभिव्यक्ति का अधिकार है। चुप रहने का अधिकार भी अभिव्यक्ति का अधिकार ही है। इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस भारत संघ केस 1985, इसके अंतर्गत आर्टिकल 19(a) में प्रेस की स्वतंत्रता की भी बात की गई है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19 का बी यानी शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन। अनुच्छेद 19 का बी यह कहता है कि हम बिना किसी हथियार का इस्तेमाल करके धरना प्रदर्शन, मीटिंग, भाषण या सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 का सी संगम, संघ, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, परंतु वेश्या यानी कि सेक्स वर्कर और सैनिक को यह अधिकार नहीं है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 का डी भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अर्थात हम पूरे भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार है हमें। अनुच्छेद 19 का ई भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(f) संपत्ति के धारण और व्यय की स्वतंत्रता, परंतु अब 19(f) को संविधान से हटा दिया गया है और इसे आर्टिकल 300(a) में जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19 का जी जीविका, कारोबार एवं व्यापार की स्वतंत्रता। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 का ए अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20(1) को हम भूत लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण भी कहते हैं। अनुच्छेद 20 का 1 यह कहता है कि जिस समय व्यक्ति कोई गलती करता है तो गलती सिद्ध होने पर व्यक्ति को वही सजा मिलेगी जो उस समय गलती के लिए सजा दी जाती थी, परंतु यदि उस समय सज़ा ज़्यादा हो और वर्तमान में उस गलती की सज़ा कम हो तो ज़्यादातर कम सज़ा को ही वरीयता दिया जाता है, परंतु यह निर्णय जज के हाथों में होता है। अनुच्छेद 20 का 2 दोहरे दंड से संरक्षण यानी कि एक गलती की सज़ा हमें सिर्फ एक बार ही मिल सकती है। अनुच्छेद 20 का 3 अपने ही खिलाफ गवाही देने से संरक्षण। इसके अर्थ यह है कि कोई वकील या कोई पुलिस किसी व्यक्ति को ज़बरदस्ती अपना गलती स्वीकार करने के लिए आगे देखते हैं, मजबूर नहीं कर सकता है। उन्हें सिर्फ सबूतों और गवाहों के माध्यम से उसके दोष सिद्ध करने के अधिकार हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस। इस केस में यह निर्णय आया कि जीवन का अधिकार सिर्फ जीवित रहने से नहीं बल्कि एक सम्मानपूर्वक और गरिमापूर्ण जीवन से है। नेक्स्ट, मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस 1978। इस केस में यह निर्णय आया कि विदेश जाने का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है।
निःशुल्क भोजन का अधिकार गरीबों के लिए, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार, इमरजेंसी चिकित्सा पाने का अधिकार, निःशुल्क प्रसूति सहायता का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार अर्थात कोई आपके कॉल को आपसे बिना पूछे रिकॉर्ड नहीं कर सकता है, कोई आपके फ़ोटो को आपसे बिना पूछे कहीं अपलोड नहीं कर सकता है इत्यादि। आगे देखते हैं। आजीविका का अधिकार। नेक्स्ट, सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ सरकार केस। इस केस का निर्णय यह आया कि आप किसी भी लड़की पर या पत्नी पर जबरन बच्चा पैदा करने का दबाव नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, सुरली देवरा बनाम भारत संघ केस। इस केस पर यह निर्णय आया कि सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करना मना है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 का 1 गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। अनुच्छेद 22 का 2 अपनी रुचि के अनुसार अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार। अनुच्छेद 22 का 3 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाना का अधिकार, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना जरूरी है। आगे देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि गिरफ्तार होने के बाद जब थाने में रजिस्टर में आपका नाम दर्ज हो जाए तो उस समय से लेकर 24 घंटे के भीतर आपको कोर्ट में पेश किया जाने का अधिकार है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 22 का 4 24 घंटे से अधिक समय थाने में रखने पर न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ेगी। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार, दास वेश्यावृत्ति और बलात्श्रम यानी बेगार पर रोक और मानव की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम कार्यों या कारखानों आदि में काम करवाने पर रोक। नेक्स्ट, अनुच्छेद 25 अंतःकरण के द्वारा धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने एवं प्रचार की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको धर्म मानने की आज़ादी है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यज्ञ, प्रेयर और मुहर्रम वगैरह जो मुस्लिम लोग मनाते हैं, आपकी आज़ादी है, आप अपने धर्म के कार्यों का प्रबंधन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 27 विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर भुगतान, यानी कि आप मंदिर, मस्जिद, चर्च इत्यादि में दान कर सकते हैं और उस पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। आगे देखते हैं। इसका अर्थ है कि यदि हम किसी मंदिर या चर्च में अपना पैसा दान करते हैं तो उसके लिए हमें टैक्स नहीं लगता है, तो वही हो गया। नेक्स्ट, परंतु यदि मंदिर को सरकार की ओर से कोई सुविधा दी जा रही हो तो सुविधा शुल्क अवश्य लगेगा। एग्जाम्पल के लिए यदि मंदिर को सरकार की ओर से पानी की सुविधा दी जा रही है तो उस पानी का शुल्क मंदिर को अवश्य लगेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में, एक्चुअल में यहाँ पर होगा कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना पर प्रतिबंध, यानी कि अनुच्छेद 28 के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है और शिक्षण संस्थान में धार्मिक उपासना की शिक्षा भी नहीं दी जा सकती है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 29 और 30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो अनुच्छेद 29 में जो है वो ये है कि अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार, यानी कि यह अधिकार माइनॉरिटी कम्युनिटी को है जो कि पिछड़े हैं, जिन्हें अपनी विशेष भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 30 यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनके प्रशासन अधिकार। यह बात अल्पसंख्यकों के लिए है, यानी जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, बौद्ध, पारसी। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद के तहत 5 प्रकार की रिट दायर की जाती है। रिट को आदेश कहा जाता है, यानी कि यदि अनुच्छेद 21 से लेकर 32 तक आपके किसी भी मौलिक अधिकार को प्रभावित किया जाता है तो आप आर्टिकल 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के आधार पर आर्टिकल 226 के आधार पर, यहाँ 6 होगा, आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट, 5 प्रकार की रिट यानी कि आदेश। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाने का आदेश। दूसरा है परमादेश का अर्थ है किसी पदाधिकारी को अपना कर्तव्य पालन करने का न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश है। अधिकार परीक्षा, इसमें न्यायालय किसी पदाधिकारी से उसके कार्य क्षेत्र के बाहर कार्य करने का अधिकार के बारे में सवाल पूछती है। आगे देखते हैं।
इसके बाद चौथा उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को निर्देश दिया जाता है कि अपने यहाँ लंबित पड़े मुकदमों को न्याय निर्णय हेतु वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। पांचवा है प्रतिषेध। इस प्रकार के आज्ञा पत्र में न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देता है कि वह इस केस की कार्यवाही अपने यहाँ पर ना करें, यह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरणा लेकर बनाए गए? अमेरिका से। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भाग 3 को। नेक्स्ट, हमारे संविधान में मूलतः कितने मौलिक अधिकार हैं? मूलतः 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित आधार पर निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी सशस्त्र विद्रोह, यानी सरकार के खिलाफ विद्रोह पर निलंबित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा का उल्लेख है? अनुच्छेद 12। नेक्स्ट, भारत का अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, तो अनुच्छेद 15 रोक लगाता है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसरों की समानता किसमें है? अनुच्छेद 16 में। सैन्य एवं शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर उपाधियों के उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। नेक्स्ट, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा की गारंटी किसके तहत दी जाती है? अनुच्छेद 20 के तहत। आगे देखते हैं। डीपीएसपी यानी कि भाग 4 जो कि 36 से 51 तक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी भाग 4 में दिया गया है। डीपीएसपी यह आयरलैंड से लिया गया है। डीपीएसपी भाग 4 में है और यह 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित करने के लिए ये एक प्रकार के राज्य को निर्देश या दिशा निर्देश है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि ऐसे समाज का निर्माण करना जो सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। भीमराव अंबेडकर जी ने डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा। केटी शाह जी ने कहा कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जिसे बैंक जब चाहे तब अदा कर सकती है। डीपीएसपी से एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण आर्टिकल 39A, 39D, 40, 44, 48, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 49, आर्टिकल 50 और आर्टिकल 51। नेक्स्ट, अनुच्छेद 37 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अनुच्छेद 37 में यह लिखा गया है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक सरकार, आगे देखते हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक सरकार को जितने काम करने के निर्देश दिए गए हैं वो कार्य सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है और आप न्यायालय द्वारा भी उसे लागू नहीं करवा सकते हैं, यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यानी गरीबों के लिए सरकारी वकील की सुविधा इसके अंतर्गत दी जाती है। अनुच्छेद 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि लिंग या जाति के आधार पर वेतन देने से असमानता नहीं होगी। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना का सपना गांधी जी का था और गांधी जी के सिद्धांत के अनुरूप कुछ और भी अनुच्छेद हैं जो कि इस प्रकार हैं। आर्टिकल 47, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 46, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 का ए, आर्टिकल 50, आर्टिकल 49, ये सारे आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 41। तो आर्टिकल 41 में है सभी नागरिक को योग्यता के अनुसार रोजगार मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 41 यह कहता है कि आप एग्ज़ाम आयोजित कीजिए, जो एग्ज़ाम को पास करेगा वो योग्य हो जाएगा और उसे रोजगार देना होगा आपको। आर्टिकल 42 अनुकूल परिस्थितियों में कार्य करने की सुविधा और प्रसूति सहायता गरीब महिलाओं के लिए, सभी महिलाओं के लिए। अनुकूल परिस्थिति में कार्य करने की सुविधा और प्रसूति सहायता सभी महिलाओं के लिए। उदाहरण के लिए डॉक्टर को अपना काम करने के लिए सारी सुविधा उपलब्ध हो, महिलाओं की प्रसूति के समय सुविधा, दलिया, आयरन की गोली इत्यादि। अनुच्छेद 43 कृषि करने वाले किसान और मजदूर के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ही सरकार मनरेगा की योजना से ऐसे लोगों को रोजगार की गारंटी दी जाती थी। नेक्स्ट, अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता। अनुच्छेद 44 यह कहता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नियम कानून होंगे। आगे देखते हैं तलाक कितने प्रकार के होते हैं मुस्लिम धर्म में? तलाक ए विद्दत, तलाक ए सुन्नत, यानी 2 प्रकार के होते हैं। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। लेकिन 84 संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 को अब मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 46
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमज़ोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और नशीली दवाओं पर रोक लगाना। अनुच्छेद 48 पशुओं एवं पशुपालन संगठन को सहायता और बढ़ावा देना। अनुच्छेद 48 का ए वन्य जीवों की रक्षा के लिए वन्य जीवों की रक्षा को बढ़ावा देना और वन्य जीवों की रक्षा भी करना। अनुच्छेद 48 ए में कहा गया है कि राज्य को वन्य जीवों की रक्षा और उनके संवर्धन के लिए कार्य करना होगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्थान, वस्तु, इमारत आदि की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत भारत सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्थान, वस्तु, इमारत आदि की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका और कार्यपालिका। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 50 में है न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथक्करण। अनुच्छेद 50 में यह निर्देश दिया गया है कि कार्यपालिका काम में कानून को लागू करवाना, यानी कि कार्यपालिका का काम है कानून को लागू करवाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना, जबकि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग है, उनका काम जो है वो कानून का पालन ना करे उनको सजा देना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा और शांति को बढ़ावा देना, यह भारत सरकार का फर्ज है। अनुच्छेद 51 भारत सरकार को यह निर्देश देता है कि आप हर जगह कॉलेज, स्कूल और पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा और शांति को बढ़ावा देंगे। अनुच्छेद 38 का 2 राज्य, व्यक्तियों और समूहों के बीच आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करेगा। 44वां संविधान संशोधन नोट अनुच्छेद 38(2) को संविधान में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा आगे देखते हैं। अनुच्छेद को संविधान में जोड़ा गया है निम्न अनुच्छेद को: अनुच्छेद 39 का जी, अनुच्छेद 39 का ए, अनुच्छेद 43 का ए और अनुच्छेद 48 का ए। 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन में भाग 4A को जोड़ा गया है और भाग 4A में अनुच्छेद 51A को भी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51A इसमें नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किया गया है। पहला, संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का पालन और सम्मान करना। स्वतंत्र संग्राम के महान आदर्शों को संजोना तथा उनके आदर्शों का पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा प्रदान करना। सामान्य भाईचारे को बढ़ावा देना और महिलाओं की गरिमा को स्थापित करना। राष्ट्र की समग्र संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना। राष्ट्र की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए जांच की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और अहिंसा को स्वीकार करना। 9 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। 11वां है यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे का प्रतिपाल या जैसा भी मामला हो को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। 86 संविधान संशोधन 2002। इस संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A के अनुच्छेद 51A के 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। नोट जिंदल समूह के उपाध्यक्ष नवीन जिंदल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर उनके द्वारा झंडा फहराने के अधिकार पर रोक को चुनौती दी है। आगे देखते हैं। अब नई ध्वज संहिता के दिशा निर्देश के तहत कोई भी व्यक्ति झंडा फहरा सकता है। भारत के संविधान ने मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से अपनाया है? रूस। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? 1976 में। वर्तमान में भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 51A। भारतीय संविधान में समान काम के लिए समान वेतन किसके लिए सुनिश्चित किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए। मौलिक कर्तव्यों का भाग किस भाग में सम्मिलित किया गया है? भाग 4A। किस समिति ने भारतीय संविधान में आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की वकालत की? स्वर्ण सिंह समिति। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 2002 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4। नीति निर्देशक तत्वों का प्रवर्तन सबसे अधिक किस पर निर्भर है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। भारतीय संविधान के किस भाग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? अनुच्छेद 36 से 51। DPSP के तहत कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को कार्यपालिका से अलग करने का प्रस्ताव करता है? अनुच्छेद 50। आगे देखते हैं। भारत के वन्यजीव का संरक्षण किसके अंतर्गत आता है? तो B और C दोनों, यानी कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत भी आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत भी आता है। यह किसने कहा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक के चेक की तरह हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार देय होते हैं। प्रोफेसर KT शाह।
भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके तहत निर्धारित की गई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है? आर्टिकल 51। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? सूचना का अधिकार जो है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है। आगे देखते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यानी कि भाग 5 52 से 78। अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह किसमें लिखा गया? अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति संघ कार्यकारिणी का प्रमुख होगा। यह अनुच्छेद 53 में लिखा गया। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग भाग लेंगे उन्हें राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा गया है। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न लोग भाग लेते हैं। लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं परंतु मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं परंतु मनोनीत सदस्य नहीं। विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं परंतु विधानसभा के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं परंतु विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आगे देखते हैं। एक सेकेंड। चौथा है कि दिल्ली और पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। आगे देखते हैं। 70वां संविधान संशोधन 1992। तो इस संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का प्रावधान किया गया। मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्य वे होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं या राष्ट्रपति चुनते हैं। अनुच्छेद 55 भारत के राष्ट्रपति को चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमणीय मत क्या है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत एक्चुअल में एकल संक्रमणीय मत, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि एकल संक्रमणीय मत के अंतर्गत मतदाताओं को एक पेपर दिया जाता है जिसमें राष्ट्रपति पद के लिए खड़े सभी उम्मीदवारों का नाम लिखा होता है। उदाहरण के लिए A, B, C और D इत्यादि, ये सभी उम्मीदवार हैं A, B, C और D। और मतदाताओं को यह चुनना होता है कि राष्ट्रपति पद के लिए उनका पहला पसंद, दूसरा पसंद और तीसरा पसंद कौन है। तो उदाहरण के लिए A, B, C और D 4 उम्मीदवार हैं और जिनमें से A को 1000 वोट मिले और B को 50 वोट मिले और C को 950 वोट और D को 500 वोट मिले। आगे देखते हैं। अब इनमें से जिस कैंडिडेट का वोट सबसे कम होगा उसे चुनाव से बाहर कर दिया जाएगा, यानी B जो है चुनाव से बाहर हो गया क्योंकि B का वोट सबसे कम था, 50 वोट उसे मिले थे। अब B के बैलेट पेपर को देखकर उस वोट को अन्य उम्मीदवारों में बांट दिया जाएगा। तो अब उम्मीदवार A को 1000 वोट मिले और C को 950 वोट मिले और D को 500 वोट मिले। B को 50 वोट मिले थे इसलिए B को चुनाव से बाहर कर दिया गया और B के वोट को इन तीनों में बांट दिया गया, इसे 20, इसे 20 और इसे 10 दिया गया। और इसके वोट हो गए 1020 और इसके वोट हो गए 970 और उम्मीदवार D के वोट हो गए 510। फिर उसी प्रकार अब D चुनाव से बाहर हो जाएगा। अब D के बैलेट पेपर को खोला जाएगा। देखिए सबसे पहले बात यह है कि शुरुआत में A, B, C, D 4 उम्मीदवार थे जिसमें से A को 100 वोट मिले थे और B को 50, C को 950, D को 500 और ये 50 वोट इन तीनों में अब बांटे गए 20, 20, 10। तो ये 20, 20 और 10 किस प्रकार से बांटे गए? तो उसका कारण यह है कि उम्मीदवार B को जो वोट मिले थे उसमें से पहली पसंद D को माना गया था, पहली पसंद B को माना गया था, दूसरी पसंद D को माना गया था और तीसरी पसंद A को और चौथी पसंद C को, यानी कि उम्मीदवार B के बैलेट पेपर में D को दूसरी पसंद माना गया था और दूसरी पसंद के लोग 10 लोग थे, इसीलिए D को 10 वोट मिला। और उम्मीदवार B के तीसरे पसंद 20 लोग थे, यानी तीसरे पसंद A में 20 लोग थे, इसलिए A को 20 वोट मिला। और उम्मीदवार B के बैलेट पेपर के चौथे पसंद ऑप्शन C थे और उसमें उन्होंने 20 लोग उन्हें वोट मिले, इसलिए 20 वोट ऑप्शन उम्मीदवार C को दिया गया। और इसे जोड़ने पर उम्मीदवार A का वोट हो गया 1020 और उम्मीदवार C का वोट हो गया 970 और उम्मीदवार D का वोट हो गया 510। फिर उसी प्रकार से अब D चुनाव से बाहर हो जाएगा। अब D का बैलेट पेपर खोला जाएगा। D का वोट सबसे कम यानी 510 है। अब D चुनाव से बाहर हो जाएगा। अब बैलेट पेपर खोला जाएगा तो यहाँ दिख रहा है कि D के बैलेट पेपर में दूसरी पसंद यानी उम्मीदवार A को 10 वोट मिले हैं और D के तीसरे पसंद C को 500 वोट मिले हैं, यानी कि इस 970 वोट को इन दोनों में बांटा जाएगा।
नहीं, और ये उम्मीदवार डी के 510 वोट को उम्मीदवार ए और सी में अब बांटा जाएगा। तो ए को 10 वोट मिले हैं तो 1020 में 10 जोड़ा जाएगा, यानी 1020 हो जाएंगे कुल वोट, और सी के 500 वोट को इसमें जोड़ा जाएगा तो इसमें कुल वोट हो जाएंगे 1470 वोट। चूँकि कुल वोट 2500 रहता है और चुनाव जीतने के लिए इसके 50% से एक ज़्यादा वोट चाहिए होता है, यानी 1251 वोट की आवश्यकता है। जिसे भी 1250 से एक वोट ज़्यादा मिलेगा, यानी 1251 वोट मिले या फिर उससे ज़्यादा वोट मिले, वो चुनाव जीत जाता है। और इस प्रकार से ऑप्शन सी यहाँ पे चुनाव जीतता है, क्योंकि इसका वोट 1470 है। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से कैंडिडेट सी चुनाव जीत जाता है और राष्ट्रपति बनता है। इसी को एकल संक्रमणीय मत या सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट कहते हैं। अब आता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एक विधायक के वोट की वैल्यू अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से, जैसे राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के टोटल सीट गुने 1000। हम देख रहे हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा पर राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के टोटल सीट गुने 1000। एग्जाम्पल के लिए यूपी के एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी होगी? तो यूपी के एक विधायक की वोट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, राज्य की जनसंख्या, यानी कि यूपी का जो जनसंख्या है मान लिया जाए 22 करोड़ है और विधानसभा की जो टोटल सीट है वो 403 है, तो इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस वोट की वैल्यू उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। इसे ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं, यानी कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी और तो उस राज्य के जो विधायक के जो वोट की वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो विधायक ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा है। इसे ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विधायक के वोट की वैल्यू उस राज्य के पॉपुलेशन और विधानसभा सीट की संख्या पर निर्भर करता है, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है विधायक के वोट की वैल्यू और उस राज्य के पॉपुलेशन और विधानसभा सीट की संख्या पर निर्भर करता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पद अवधि होती है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से 5 वर्ष तक। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी अनुच्छेद 57 ये कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति कितनी बार खड़ा हो सकता है और कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, तो इसका उत्तर है कि अनगिनत बार। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता है, पहली योग्यता होनी चाहिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और तीसरा है भारत का नागरिक होना चाहिए वो भी जन्म से, और तीसरा है किसी लाभ के पद पर ना हो। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण। अनुच्छेद 61 महाभियोग। महाभियोग का अर्थ है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 52 से 61, यानी कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से 61 टॉपिक के सारे अनुच्छेद को याद रखने का एक शॉर्टकट ट्रिक। पक्का चुनरी का पुनर्योग, शर्त, शपथ, महाभियोग। पक्का चुनरी का पुनर्योग, शर्त, शपथ, महाभियोग, यह एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। प से हो गया राष्ट्रपति पद, और का से हो गया राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होगा। चून से हो गया राष्ट्रपति का चुनाव। री से हो गया राष्ट्रपति का चुनाव रीति। का से हो गया राष्ट्रपति का कार्यकाल। पुनर् से हो गया राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। योग से हो गया राष्ट्रपति का योग्यताएं। शर्त से हो गया राष्ट्रपति पद की शर्त। शपथ से हो गया राष्ट्रपति पद का शपथ। महाभियोग से हो गया राष्ट्रपति महाभियोग। महाभियोग राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। इसका जिक्र हमें अनुच्छेद 61 में मिलता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा से शुरू की जा सकती है, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले इस बात का ध्यान रखा जाता है कि महाभियोग को जिस सदन से शुरू किया जा रहा है उस सदन के लगभग 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर उसमें होना चाहिए। और आगे देखते हैं। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना दिया जाना अनिवार्य है। इस महाभियोग को पास करने के लिए सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 के बहुमत की आवश्यकता होगी। राष्ट्रपति का वीटो पावर। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का वीटो पावर है: पॉकेट वीटो, सस्पेंशन वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। पॉकेट वीटो को जेबी वीटो भी कहा जाता है। वीटो पावर एक ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग करके राष्ट्रपति महोदय भारत में बिल संबंधित मामलों में उस पावर का यूज़ करके स्वतः निर्णय ले सकते हैं। पॉकेट वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को यदि कोई बिल में गड़बड़ी लगती है और यदि वह चाहता है कि यह बिल पास ना हो, तो राष्ट्रपति उस बिल को हमेशा के लिए अपने पॉकेट में रख लेता है और उस पर साइन नहीं करता है। आगे देखते हैं। सर्वप्रथम पॉकेट वीटो का प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी 1986 में। पीएम राजीव गांधी द्वारा संसद से राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी को भेजा गया डाक संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। अत्यंतकारी
वीटो, अत्यंतकारी वीटो को एब्सोल्यूट वीटो भी कहा जाता है। निलंबनकारी वीटो को सस्पेंशन वीटो भी कहा जाता है। अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति है। इसके साथ साथ आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल के पास भी क्षमादान देने की शक्ति है। अनुच्छेद 352, 356 और 360, इसके अंतर्गत आपातकाल की स्थिति में निपटने के लिए राष्ट्रपति के पास असाधारण शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 352, युद्ध के कारण आपातकाल घोषित होने पर राष्ट्रपति शासन। आगे देखते हैं अनुच्छेद 356, राज्य की शासन व्यवस्था ठीक न चलने पर घोषित आपातकाल में राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 360, वित्तीय आपातकाल के कारण देश में राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में एक बार भी नहीं हुआ है। युद्ध के कारण 3 बार भारत में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अनुच्छेद 108, वेरी इंपॉर्टेंट, इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। अनुच्छेद 123, इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, यानी कि जब लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रही हो और देश में ऐसी स्थिति हो कोई कुछ नियम लाना जरूरी हो तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। अनुच्छेद 143, इस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मांगते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 124, सुप्रीम कोर्ट के तहत जज की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 217, सुप्रीम कोर्ट के जज की सलाह पर हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 79, इस अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारत में एक संसद होगा। अनुच्छेद 80, इस अनुच्छेद में राज्यसभा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 81, इस अनुच्छेद में लोकसभा की चर्चा की गई है। याद रखने की ट्रिक, सरला यानी कि स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। संसद में 79 आर्टिकल है, संसद आर्टिकल 79, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। लोकसभा को निम्न सदन या लोअर हाउस भी कहा जाता है। लोकसभा को हम लोकप्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं, फेमस हाउस। लोकसभा को हम जनता का सदन या पब्लिक हाउस भी कहते हैं। लोकसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है। शुरुआत में लोकसभा में कुल सीटें 500 थी। इसके बाद 7वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे बढ़ाकर 525 सीट कर दिया गया। 31वां संविधान संशोधन के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। इसके बाद भारत ने 1987 ईस्वी में गोवा और दमन दीव को पूर्ण रूप से भारत में मिला लिया। इसके पहले ये क्षेत्र पुर्तगाली कब्जों में हुआ करते थे। गोवा और दमन दीव को भारत में मिलाने के बाद लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़कर 552 हो गई। 552 सीट का बंटवारा, तो 530 सीट में लोग राज्यों से चुनाव लड़कर आते हैं, 2 सीट में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, बची हुई 20 सीटों में केंद्रशासित प्रदेशों से लोग चुनाव लड़कर आते हैं। परंतु वर्तमान में लोकसभा में कुल 545 सीटें ही हैं और ये 545 सीट 1971 की जनगणना पर आधारित है। और यह कहा गया है, आगे देखते हैं, और ये कहा गया है कि लोकसभा की कुल सीट 2026 तक 545 से रहेंगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट बढ़ा दी गई है, जिसमें महिलाओं के लिए कुल सीट 181 सीट हो जाएंगी। इसके लिए 128वां संशोधन किया गया है। वर्तमान लोकसभा के सदन में बैठने की व्यवस्था 888 सीट है। वर्तमान लोकसभा किस आकृति में बनी है? मयूर यानी पीकॉक आकृति में। 84वां संविधान संशोधन, 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या 545 बनी रहेंगी, इसे परिवर्तित नहीं किया जाएगा। 7वां संविधान संशोधन, इस संशोधन के द्वारा शुरुआत में लोकसभा सीटों की संख्या 500 से बढ़कर 525 कर दी गई थी। 31वां संविधान संशोधन, इस संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई थी। आगे देखते हैं इसके बाद आते हैं नेक्स्ट 128वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में महिलाओं की सीटों की संख्या 33% बढ़ाकर 181 कर दी गई। लोकसभा की पहली बैठक मई 1952 में हुई थी। उस समय जीवी मावलंकर लोकसभा के स्पीकर थे और डिप्टी स्पीकर के पद पर AS अयंगर थे। उस समय जीवी मावलंकर एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जिस पर महाभियोग भी लगाया गया। उस समय लोकसभा चुनाव में वोट डालने की उम्र 21 वर्ष होती थी, परंतु 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा अब वोट देने की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट 61वां संविधान संशोधन 1989, इस संविधान के द्वारा लोकसभा चुनाव में वोट देने की आयु को 21 वर्ष से बदलकर 18 वर्ष कर दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985, इस संशोधन के द्वारा दल बदल का कानून बनाया गया। इस संशोधन के द्वारा आगे देखते हैं, इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 83 का 2, इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होगा।
42वां संविधान संशोधन 1975-76। इस संशोधन के द्वारा 1975-76 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था। 44वां संविधान संशोधन 1978। इस संविधान संशोधन के द्वारा जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अनुच्छेद 93 में हमें लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का जिक्र मिलता है। लोकसभा के अध्यक्ष पद का अलग से कोई शपथ ग्रहण नहीं होता, वो भी एज ए सांसद ही शपथ लेता है। कोई बिल मनी बिल वित्तीय बिल है या आगे देखते हैं, कोई बिल मनी बिल है या वित्तीय बिल है या नहीं, इसका निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही लेता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के समय लोकसभा की अध्यक्षता करने का काम लोकसभा स्पीकर का होता है। अनुच्छेद 108। इसके अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। अनुच्छेद 100। निर्णायक मत। जब वोट बराबर बराबर हो जाता है तो उस स्थिति में निर्णायक मत का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इस निर्णायक मत में लोकसभा अध्यक्ष अपना एक वोट दे देता है, जिससे कि उम्मीदवार की जीत या हार का निर्णय हो जाता है। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमारी, एकमात्र ऐसे लोकसभा अध्यक्ष जो कि बाद में राष्ट्रपति भी बने, NS रेड्डी। आगे देखते हैं, प्रोटेम स्पीकर। जब नई सरकार बनती है और लोकसभा की पहली बैठक होती है तो उस समय एक दिन के लिए टेम्पोररी रूप से उनमें से सबसे वृद्ध व्यक्ति को एक दिन का लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है, उसे ही प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। राज्यसभा को हम स्थायी सदन बोलते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन या प्रथम सदन या बड़ों का सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन की उल्लेख की गई है। राज्यसभा के अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति को बनाया जाता है। राज्यसभा के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी हैं, जो कि राज्यसभा के वर्तमान सभापति भी हैं। राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। आगे देखते हैं, राज्यसभा को 1952 के समय राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। राज्यसभा का प्रथम बैठक 13 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ही राज्यसभा के प्रथम सभापति भी थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी लगातार 2 बार राज्यसभा के सभापति बने। अनुसूची 4। राज्यसभा के सीट का आवंटन। राज्यसभा में अधिकतम सीट 250 है। वर्तमान में राज्यसभा सीट की संख्या 245 है। वह कौन सा राज्य है जिसमें राज्यसभा की सीटों की संख्या अधिकतम है? 31 सीट उत्तर प्रदेश में है और 19 सीट महाराष्ट्र में है। आगे देखते हैं, ऐसा कौन सा राज्य है जहां लोकसभा की अधिकतम सीटें हैं? उत्तर प्रदेश 80 सीट। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, परंतु राज्यसभा का एक नियम है कि प्रत्येक 2 साल के बाद 1/3 सदस्य कार्य से रिटायर हो जाते हैं। अनुच्छेद 249 और 312, ये दोनों कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिन पर केवल राज्यसभा के सदस्य ही निर्णय ले सकते हैं। अनुच्छेद 249, किसी भी वस्तु को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, अनुच्छेद 49 में लिखा गया है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 312, लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी निर्णय राज्यसभा के सदस्य लेंगे। सभापति के पास राष्ट्रपति को रिज़ाइन करने का पावर है। सभापति को रिज़ाइन करने का पावर उपसभापति के पास होता है। आगे देखते हैं, पंचायती राज सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1952 में गाँव के विकास के लिए सामुदायिक विकास केंद्र का गठन किया गया, परंतु 1955 में यह कार्यक्रम फेल हो गया। बलवंत राय मेहता समिति 1957, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही 1957 में गाँव के विकास के लिए एक और समिति का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। इस समिति को ग्रामोद्धार समिति भी कहा जाता था। इस समिति ने 3 टियर पद्धति का निर्माण किया, यानी कि गाँव के स्तर पर, प्रखंड के स्तर पर और जिला के स्तर पर। समिति ने प्रायोगिक तौर पर इस विकास पद्धति का ट्रायल सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया, जो कि सफल रहा। यह ट्रायल 1958 में किया गया। आगे देखते हैं, इसके बाद 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिला से इस 3 टियर पंचायती पद्धति की विधिवत शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी जी को गोली कब मारी गई थी? 1983 ईस्वी में। इसके बाद 1984 में इसके बेटे राजीव गांधी जी देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। अब राजीव गांधी जी के नेतृत्व में 3 समिति बनाई गई, LM सिंघवी समिति, PK यगन समिति और GBK रवि समिति। इन समितियों को 1986 में बनाया गया। न्यू कंप्यूटर पॉलिसी 1986। न्यू कंप्यूटर पॉलिसी को 1986 में राजीव गांधी द्वारा भारत लाया गया। 64वां संविधान संशोधन 1989। यह संशोधन महिलाओं के आरक्षण के लिए लाया जा रहा था, परंतु यह बिल लोकसभा में तो पास हुआ लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। आगे देखते हैं,
इसके बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई। इसके बाद 1992 ईस्वी में पीवी नरसिम्हा जी भारत के प्रधानमंत्री बने और 23 दिसंबर 1992 को पुनः उस पुराने पंचायती राज के बिल को लोकसभा में पास कराया गया और फिर 24 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में भी पास कराया गया। 24 अप्रैल 1993 ईस्वी में पंचायती राज के बिल पर हस्ताक्षर कर दिया और उस दिन से नया पंचायती राज लागू हो गया। इस नए पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य था मध्य प्रदेश। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, अनुच्छेद 243 का डी। इस अनुच्छेद के द्वारा पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या, आगे देखते हैं, उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित की जाती है। अनुच्छेद 243 का टी, नगर नियम में महिलाओं को अनुच्छेद 243 टी के अंतर्गत आरक्षण दिया जाता है। ग्राम पंचायत, 29 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ग्राम पंचायत को टैक्स लेने का अधिकार है। नगर निगम, 18 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर नगर निगम को टैक्स लेने का अधिकार है। पंचायत के सदस्य बनने की आयु 21 वर्ष से अधिक। पंचायती राज का चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। अनुच्छेद 243 के राज्य चुनाव आयोग। पंचायती राज से संबंधित कमेटी, पहला बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, अशोक मेहता कमेटी 1977, हनुमंथा राव कमेटी 1982। आगे देखते हैं, जीवीके राव कमेटी 1985, एलएम सिंघवी समिति, पीके थोगन कमेटी 1988। पंचायती राज या स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन। 74वें संविधान संशोधन 1992, शहरी सरकार की प्रणाली को संवैधानिक बनाया गया इस दिन। 73वें संविधान संशोधन से, इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9A को जोड़ा गया। इसके बाद आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG, कैग। कैग को पब्लिक फंड का गार्जियन भी कहा जाता है। कैग यानी CAG, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, आगे देखते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भारत का महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक है। अनुच्छेद 148, इस अनुच्छेद में CAG का जिक्र किया गया है। CAG पद का सृजन सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में किया था, तब इसे सिर्फ महालेखा नियंत्रक कहा जाता है। अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग का जिक्र है। कैग भारत का महालेखा नियंत्रक और परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, परंतु कैग को CAG को हटाने के लिए दोनों सदनों से बिल पास करना होता है। CAG भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक का काम। CAG का काम है भारत सरकार के सारे फंड का ऑडिट करना। CAG भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष में ये रिटायर हो जाते हैं। आगे देखते हैं, भारत के पहले CAG भारत के महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक का नाम V नरहरि राव, जो कि 1948 से 1954 तक है। भारत के वर्तमान CAG का नाम गिरीश चंद्र मुर्मू, 2020 से अब तक। CAG का काम, CAG जो है वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के फंड्स को भी ऑडिट करती है। CAG का काम है देश के संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करना। CAG संघ और राज्यों की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खातों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा और रिपोर्ट भी करता है। यानी कि CAG का एक्चुअल में काम यह है कि भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी खर्च करती है सरकारी फंड से, तो उसका लेखा जोखा रखने का जो काम है वो CAG का है और CAG यह देखती है कि क्या सरकार उस फंड्स के पैसे का इस्तेमाल सही जगह कर रही है या नहीं। आगे देखते हैं, भाग 15 यानी आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 से 329 तक। चुनाव आयोग, तो चुनाव आयोग भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है। चुनाव आयोग राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव नहीं कराता है। राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, न कि चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, वर्तमान में चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त CEC और 2 चुनाव आयुक्त शामिल हैं। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक। इसमें हमें निर्वाचन आयोग का जिक्र मिलता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं, 1950 के समय निर्वाचन आयोग में सिर्फ एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष था। नेक्स्ट, चुनाव आयोग का काम, यह चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करता है और उनमें से प्रत्येक को सीटों की संख्या आवंटित करता है। यह चुनाव कार्यक्रम, तारीखें, मतदान केंद्रों की संख्या और परिणामों की घोषणा तय करता है। यह राष्ट्रपति या राज्यपाल को सभी चुनावी मामलों पर सलाह देता है, जिसमें सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न भी शामिल है। चुनाव आयोग उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और मतदाताओं के लिए संहिता के लिए दिशा निर्देश तैयार करता है। आगे देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके कार्यकाल से केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित तरीके और आधार पर ही हटाया जा सकता है। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके कार्यालय से या फिर उसके कार्यकाल से केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ही निर्धारित तरीके और आधार
पर ही हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के पात्र होगा यदि पहला, यह पार्टी लोकसभा और राज्यसभा के आम चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में डाले गए वैध वोटों का कम से कम 6% सुरक्षित करता है। दूसरा, इसके अलावा यदि पार्टी किसी भी राज्य या राज्यों से लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीतता है या यह पार्टी लोकसभा में कम से कम 2% सीटें जीतती है, यानी मौजूदा सदन में 543 सदस्यों वाली 11 सीटें यदि वह जीतता है तो वह राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त पार्टी कहलाएगा। नेक्स्ट, चुनाव आयोग के अनुसार एक राजनीतिक दल राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का हकदार होगा यदि कोई पार्टी आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध वोटों का कम से कम, आगे देखते हैं, कम से कम 6% सुरक्षित करता है, चाहे वह लोकसभा के लिए हो या संबंधित राज्य की विधानसभा के लिए। नेक्स्ट, इसके अलावा वह संबंधित राज्य की विधानसभा में कम से कम 2 सीटें भी जीतती है या वह पार्टी राज्य की विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कम से कम 3% या विधानसभा में कम से कम 3 सीटें जीतती हो तो यह संभव होगा। जुडिशरी ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान हमें एक क्षेत्रीय न्यायपालिका प्रणाली प्रदान करती है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच न्यायपालिका में शक्तियों का कोई विभाजन नहीं है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान अदालतों की दोहरी प्रणाली प्रदान करता है। अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायपालिका की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 के तहत न्यायालयों के संगठन, स्वतंत्रता, क्षेत्राधिकार, शक्तियों, आगे देखते हैं, और प्रावधानों से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है एवं 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति यानी रिटायर हो जाते हैं। वर्तमान में भारत के 50वें सीजेआई का नाम डी.वाई. चंद्रचूड़ है। भारत के प्रथम सीजेआई यानी चीफ ऑफ इंडिया का नाम हीरालाल जे कनिया है। नेक्स्ट, अब तक सबसे लंबे कार्यकाल तक रहने वाले सीजेआई का नाम डी.वाई. चंद्रचूड़ है। अब तक सबसे कम समय तक कार्यकाल में रहने वाले सीजेआई का नाम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के.एन. सिंह यानी 18 दिन तक रहे। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता है लगातार 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट के जज रहे हों। आगे देखते हैं, लगातार 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकील रहा हो। राष्ट्रपति की सत्र में यदि आप एक प्रतिष्ठित न्यायविद हों, इनके राष्ट्रपति के राय में यदि आप एक प्रतिष्ठित न्यायविद हों तो भी आपको सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का योग्य माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने का योग्य माना जाएगा। इसके बाद वो भारत का नागरिक हो, यानी कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। 1774 में कलकत्ता में हाई कोर्ट बनाया गया था और इसका मुख्य जज उस समय इलिजा इम्फे हुआ करता था। 1937 में दिल्ली में एक कोर्ट बनाया गया था जिसे फेडरल कोर्ट कहा जाता है और इसका मुख्य जज इस समय मॉरिस गवेयर था। अनुच्छेद 143 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। सीजेआई सलाह तभी देते हैं जब राष्ट्रपति सलाह मांगे, यानी कि 143 के तहत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति को सलाह तभी देते हैं जब राष्ट्रपति सलाह मांगे। राष्ट्रपति यदि सीजेआई से कोई गंभीर विषय पर सलाह मांगते हैं तो राष्ट्रपति को वह सलाह माननी पड़ती है, खासकर जब यह सलाह 5 वरिष्ठ जजों द्वारा मिलकर की गई सलाह हो। आगे देखते हैं, यदि राष्ट्रपति सिर्फ सीजेआई से किसी मामूली विषय पर सलाह मांगते हैं तो राष्ट्रपति उस सलाह को मानने या ना मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अनुच्छेद 124 का 4 सीजेआई के दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से सीजेआई को अपने पद से हटाया जा सकता है। यानी कि अनुच्छेद 124(4) के तहत सीजेआई के दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर सदन में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से सीजेआई को अपने पद से हटाया जा सकता है। यदि सीजेआई जज को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जाना है तो कम से कम 50 सदस्यों का हस्ताक्षर उसमें होना चाहिए। इस प्रस्ताव को पेश करने के 14 दिन पूर्व सीजेआई को इस बात की सूचना दिया जाने का नियम है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और अन्य भत्ते राज्यों की संचित निधि पर भारित होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के जजों का ट्रांसफ़र। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 214। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए
उसे भारत के क्षेत्र में 10 वर्षों तक न्यायिक पद पर रहना चाहिए। तीसरा, वह 10 वर्षों तक उच्च न्यायालयों का वकील रहा हो। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के जजों का क्षेत्राधिकार या न्याय सीमा। पहला, मूल क्षेत्राधिकार। दूसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार। तीसरा, रीट क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के पास रीट, आगे देखते हैं, रीट जारी करने का पावर है। नेक्स्ट, डोमिनियन स्टेटस। जब कोई देश किसी दूसरे देश के लोगों की गुलामी से आज़ाद होता है तो यह डोमिनियन स्टेटस कहलाता है। भारत का डोमिनियन स्टेटस 15 अगस्त 1947 है। यहाँ पे हमारा पॉलिटी खत्म होता है।